नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान की क्लास में मैं रवि प्रकाश शर्मा सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फिजिक्स के लेक्चर फर्स्ट में सिलेबस के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी सिलेबस से संबंधित चैप्टर फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा, उदासीन या विलगित निकाय की परिभाषा, घर्षण विद्युत क्या होता है उसका अध्ययन करेंगे, आवेश उसकी परिभाषा क्या है, आवेश के सामान्य गुणधर्म क्या हैं और आवेश के मूलभूत गुणधर्म क्या हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यदि स्थिर वैद्युतिकी की यदि बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाएगा, स्थिर वैद्युतिकी में किसी स्थिर आवेश के कारण होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। स्थिर आवेश का मतलब एक कोई स्थिर आवेश लिया Q या आवेशों का कोई समूह लिया Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, इसमें कई सारे स्थिर बिंदुवत आवेश क्या है विद्यमान है। तो किसी एक स्थिर आवेश या स्थिर आवेशों का एक समूह लिया, इसके पास में किसी अन्य आवेश Q डैश को लाया जाए, या तो वो आवेश इसके पास लाया जाए या वो आवेश इस निकाय के पास लाया जाए, तो इनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया या इनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा, उस शाखा को क्या कहा जाएगा? स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। ठीक है, तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होगी? किसी एक स्थिर बिंदुवत आवेश या स्थिर बिंदुवत आवेश के समूह के पास किसी अन्य आवेश को जब लाया जाएगा, तो इन आवेशों के मध्य या इन आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत होगा, उस शाखा को क्या कहेंगे? स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। इसमें अन्योन्य क्रिया शब्द आ रहा है। अन्योन्य क्रिया का मतलब होगा इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इन आवेशों के मध्य ऊर्जा परिवर्तन, उससे इसका संबंध होगा। तो स्थिर वैद्युतिकी की यदि परिभाषा देखें तो परिभाषा होगी किसी एक स्थिर आवेश या स्थिर आवेशों के समूह के पास किसी अन्य आवेश को जब लाया जाएगा, तो इन आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा, उस शाखा को स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। दूसरा टॉपिक इसमें आता है उदासीन या विलगित निकाय। कोई भी निकाय लें, उस निकाय में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की मात्रा समान हो, तो उस निकाय पर नेट आवेश का मान शून्य होता है। इस प्रकार के निकाय को उदासीन या विलगित निकाय कहेंगे। जैसे एक निकाय हुआ, इसके अंदर धनात्मक आवेश 4 हैं और 4 ही कितने हैं? ऋणात्मक आवेश हैं। तो इस कंडीशन में इसका जो नेट आवेश होगा समेशन Q, वो समेशन Q बराबर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। परिणामी आवेश का मान जिस निकाय में शून्य होगा या जिस निकाय के अंतर्गत धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की मात्रा क्या हो? एक समान हो, इस प्रकार के निकाय को उदासीन निकाय या दूसरा नाम होगा इसका विलगित निकाय कहा जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो देखें। तो एक ऐसा निकाय जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों की मात्रा एक समान हो, या एक ऐसे निकाय जिसका परिणामी आवेश या नेट आवेश का मान क्या हो? शून्य हो, तो इस प्रकार के निकाय को उदासीन या विलगित निकाय कहेंगे। तीसरी जो डेफिनेशन है इसमें आती है घर्षण विद्युत की। घर्षण विद्युत की यदि बात करें तो इसमें दो उदासीन या विलगित निकाय लेंगे और दोनों उदासीन या विलगित निकायों को परस्पर घर्षित किया जाएगा। एक उदासीन या विलगित निकाय है, इसके अंदर 3 धनात्मक आवेश और 3 कितने ऋणात्मक आवेश हैं। दूसरा उदासीन या विलगित निकाय ये वाला हो गया, इसके अंदर भी 3 धनात्मक और 3 क्या है? ऋणात्मक आवेश हैं। इन दोनों निकायों को परस्पर घर्षित करें, तो घर्षित करने पर किसी एक निकाय से दूसरे निकाय में ऋणात्मक आवेश का या इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? स्थानांतरण होगा।
तो यहां पर घर्षित जब किया जाएगा तो घर्षित करने पर इसके 3 धनात्मक आवेश हैं, 2 ऋणात्मक हैं, 1 ऋणात्मक आवेश यहां से इस तरफ क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया। तो यहां पर ऋणात्मक 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 और ये आने वाला क्या हो गया, ऋणात्मक आवेश हो गया। तो इस केस में घर्षण के द्वारा जब दोनों निकायों को घर्षित किया तो पहले निकाय से एक इलेक्ट्रॉन या ऋणात्मक आवेश निकलकर दूसरे निकाय में क्या कर गया, प्रवेश कर गया। तो इस कंडीशन में जो पहला निकाय था उस पर नेट आवेश कैसा हो गया, धनात्मक हो गया, और दूसरा जो निकाय था उस पर नेट आवेश कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो घर्षण के द्वारा 2 विलगित या उदासीन निकाय अब यहां पर एक आवेशित निकाय के रूप में क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। एक निकाय धनात्मक रूप से आवेशित हो गया और दूसरा निकाय क्या हो गया, ऋणात्मक रूप से आवेशित हो गया। यानी जिस निकाय से ऋणात्मक आवेश या इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा, और जिस निकाय में ऋणात्मक आवेश या इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो इस प्रकार घर्षण विद्युत क्या होगा, 2 उदासीन या विलगित निकायों को परस्पर घर्षित करने पर या रगड़ने पर उन निकायों के आवेशित या विद्युतमय होने की जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, घर्षण विद्युत कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर घर्षण विद्युत की यदि डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 2 उदासीन या विलगित निकायों को परस्पर घर्षित करने पर उन निकायों में आवेशित होने की या विद्युतमय होने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, घर्षण विद्युत कहा जाएगा। इसके यदि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में कांच की छड़ लें और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षित करें। तो कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से घर्षित किया जाएगा, रगड़ा जाएगा, तो कांच की छड़ पर तो आएगा धनात्मक आवेश और रेशम के कपड़े पर कौन सा आएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि दूसरा एग्जाम्पल लें तो दूसरे एग्जाम्पल में एबोनाइट की छड़ लें और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से घर्षित करें। तो इस केस में एबोनाइट की छड़ पर ऋणात्मक आवेश आएगा और बिल्ली की खाल पर कौन सा आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। यहां पर कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश और एबोनाइट की छड़ पर ऋणात्मक आवेश ही क्यों आता है, इसके बारे में सबसे पहले सन 1798 में प्रयोग द्वारा अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स फ्रैंकलिन ने बताया था। और जेम्स फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ पर धनात्मक और एबोनाइट की छड़ पर ऋणात्मक आवेश के बारे में बताया था। तो घर्षण विद्युत क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो घर्षण विद्युत की यदि बात करें तो 2 उदासीन या विलगित निकायों को परस्पर घर्षित करने पर उन निकायों के विद्युतमय होने की प्रक्रिया या निकायों के आवेशित होने की प्रक्रिया घर्षण विद्युत कहलाएगी। उदाहरण यदि देखें तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षित करने पर कांच की छड़ पर धनात्मक और रेशम के कपड़े पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से घर्षित करने पर एबोनाइट की छड़ पर ऋणात्मक और बिल्ली की खाल पर धनात्मक आवेश आ जाता है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगला टॉपिक आता है आवेश। आवेश की यदि बात करें तो सामान्य रूप से आवेश को परिभाषित करना संभव नहीं है, लेकिन आवेश को उसके गुणधर्म के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। आवेश की यदि बात करें तो आवेश का मतलब होगा कोई भी वस्तु या कोई भी निकाय उसका एक ऐसा गुणधर्म जिसके द्वारा वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को क्या कर सके, उत्पन्न कर सके। यानी आवेश किसी वस्तु का गुणधर्म होगा जिसके द्वारा वो विद्युत क्षेत्र को तथा चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर सके, उत्पन्न कर सके। तो उस गुणधर्म को ही क्या कहेंगे, अपन आवेश कहेंगे। या दूसरी डेफिनेशन अथवा में लिख सकते हैं कि किसी भी वस्तु या किसी भी निकाय 2 उदासीन या विलगित निकायों को परस्पर घर्षित करने पर उन निकायों के विद्युतमय होने को ही क्या कहा जाएगा, आवेश कहा जाएगा। तो ये 2 डेफिनेशन किसकी हो गई, आवेश की हो गई। यानी आवेश की यदि बात करें तो किसी भी वस्तु या निकाय का एक ऐसा गुणधर्म जिसके द्वारा वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को उत्पन्न कर सके, तो उसे क्या कहेंगे, अपन आवेश कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं कि यहां पर कोई भी 2 उदासीन या विलगित निकाय लें और दोनों उदासीन या विलगित निकायों को परस्पर घर्षित करने पर उन निकायों के विद्युतमय होने की जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, आवेश कहा जाएगा। इसके बाद आते हैं आवेश के सामान्य गुणधर्म।
आवेश के सामान्य गुणधर्मों की यदि बात करें तो आवेश की परिभाषा के बाद जो पहला गुणधर्म है, आवेश सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक आवेश कैसा होगा, धनात्मक होगा, और दूसरा आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो आवेश दो प्रकार के हो गए, पहला धनात्मक आवेश और दूसरा कौन सा हो गया, ऋणात्मक आवेश। दूसरे गुणधर्म की यदि बात करें तो दो समान प्रकृति के आवेश लें, सजातीय आवेश, यानी दोनों आवेश यदि प्लस प्लस लिए हैं या दोनों आवेश यदि कैसे लिए हैं, माइनस माइनस लिए हैं, तो ये आवेश कैसे होंगे, यहां पर सजातीय आवेश होंगे। और इन सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल क्या होगा, प्रभावी होगा। तो यहां पर यदि पहला आवेश Q1 है और दूसरा आवेश क्या है, Q2 है, दोनों सजातीय हैं, तो दोनों को गुणा करने पर दोनों धनात्मक आएगा। दोनों यदि ऋणात्मक भी है तो दोनों का गुणनफल कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। यानी इन दोनों राशियों का गुणनफल सदैव ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो दो आवेशों का गुणनफल यदि ग्रेटर देन 0 हो तो इस केस में इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण प्रकार का होगा। तीसरे गुणधर्म की यदि बात करें, दो विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए जिन्हें विजातीय आवेश कहेंगे। एक धनात्मक हो गया और दूसरा कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया, या पहला ऋणात्मक है और दूसरा कैसा है, धनात्मक है। तो ये कहलाएंगे विजातीय आवेश या विपरीत प्रकृति के आवेश। और जब ये आवेश एक दूसरे के पास आएंगे तो इन आवेशों के मध्य प्रति आकर्षण प्रकार का बल क्या होगा, प्रभावी होगा। तो यहां पर ये आवेश कैसे हो गए, विजातीय आवेश हो गए, और विजातीय आवेशों में आकर्षण प्रकार का बल क्या होगा, प्रभावी होगा। यदि यहां पर दो आवेश Q1 Q2 हैं और विजातीय आवेश हैं तो इनका गुणनफल यहां पर ऋणात्मक आएगा, यानी Q1 Q2 लेस देन क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो Q1 Q2 लेस देन 0 होने पर आवेश कैसे होंगे, विजातीय होंगे, और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल क्या होगा, यहां पर प्रभावी होगा। चौथे गुणधर्म की यदि बात करें तो चौथा गुणधर्म यहां पर होगा कि कोई भी आवेश है और वो आवेश यदि किस अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। आवेश यदि स्थिर अवस्था में होगा तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। पांचवा जो गुणधर्म है वो गुणधर्म है, कोई भी आवेश है वो आवेश यदि नियत वेग से गति करेगा तो नियत वेग से गति करने पर यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ यहां पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, उत्पन्न होगा। छठे गुणधर्म की यदि बात करें तो कोई भी आवेश है वो आवेश यदि यहां पर किस वेग से गति करता है, परिवर्ती वेग से गति करता है, बढ़ते हुए वेग से या घटते हुए वेग से गति करे। तो परिवर्ती वेग से यदि वो आवेश क्या करेगा, गति करेगा, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और साथ में यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगें भी क्या होगी, प्राप्त होगी। आवेश जो होता है सामान्य रूप से उसका द्रव्यमान कम होता है, यानी m इसमें क्या होगा, कम होगा। और यदि आवेश का द्रव्यमान कम है तो आवेश के द्रव्यमान के कम होने पर आवेश पर गुरुत्वीय बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो द्रव्यमान कम होने पर यहां पर गुरुत्वीय जो बल है वो गुरुत्वीय बल क्या रहेगा, अप्रभावी रहेगा। यह आवेश के 7 सामान्य गुणधर्म है। पहली चीज है आवेश दो प्रकार का होगा, धनात्मक और ऋणात्मक। दूसरा गुणधर्म है सजातीय आवेश, यानी समान प्रकृति के आवेश यदि लें तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल प्रभावी होता है। इस कंडीशन में दोनों आवेशों का गुणनफल ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 आएगा। तीसरी कंडीशन है दो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं या विजातीय आवेश हैं, तो इस कंडीशन में इन आवेशों का गुणनफल लेस देन क्या आएगा, 0 आएगा। चौथा गुणधर्म है कोई भी आवेश यदि स्थिर अवस्था में है तो इस कंडीशन में स्थिर आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। पांचवा गुणधर्म है आवेश यदि नियत वेग से गति कर रहा है तो उस कंडीशन में यहां पर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, प्राप्त होगा। छठा गुणधर्म है कोई आवेश यदि परिवर्ती वेग से गति करता है, बढ़ते हुए या घटते हुए वेग से गति करता है, तो इस कंडीशन में यहां पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी प्राप्त होगा, और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगें भी क्या होगी, प्राप्त होगी। इसके बाद आवेश जो है उसका द्रव्यमान क्या होता है, बहुत कम होता है। इस कारण से आवेश पर गुरुत्वीय बल का प्रभाव लगभग क्या रहेगा, नगण्य रहेगा, या उस पर गुरुत्वीय बल क्या रहेगा, निष्प्रभावी रहेगा। यह आवेश के हो गए सामान्य गुणधर्म। इसके बाद आवेश के मूलभूत गुणधर्मों की यदि बात करें तो आवेश के मूलभूत गुणधर्मों में 4 मूलभूत गुणधर्म हैं।
पहला है आवेश की योज्यता का नियम, यानी आवेश के मूलभूत गुणधर्म। पहला आएगा आवेश की योज्यता का नियम। योज्यता के नियम में क्या होगा, जैसे एक निकाय लिया, इस निकाय में कई सारे आवेश हैं, कुछ धनात्मक है और कुछ कैसे हैं, ऋणात्मक हैं। एक Q1 हो गया, माइनस Q2 हो गया, तीसरा फिर Q3 हो गया, फिर माइनस Q4 हो गया, फिर क्या हो गया, Q5 हो गया। तो इस निकाय का जो कुल आवेश होगा वो इसमें विद्यमान सभी अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होगा, तुल्य होगा। तो निकाय का कुल आवेश समेशन Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 और प्लस क्या हो गया, Q5। ये निकाय का क्या कहलाएगा, कुल आवेश कहलाएगा। योज्यता के नियम में क्या लिख सकते हैं, यदि किसी निकाय में कई सारे अलग अलग आवेश विद्यमान हैं तो निकाय का कुल आवेश सभी अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होगा, तुल्य होगा। एग्जाम्पल देखें, जैसे एक निकाय है, इसमें 2 माइक्रोकुलाम माइनस 3 माइक्रोकुलाम प्लस 5 माइक्रोकुलाम के आवेश विद्यमान हैं। तो इस निकाय का जो कुल आवेश होगा समेशन Q, वो यहां पर 2 माइक्रोकुलाम माइनस 3 माइक्रोकुलाम प्लस 5 माइक्रोकुलाम के योग के क्या होगा, तुल्य होगा। तो समेशन Q करें तो 5 प्लस 2 7, 7 में से 3 यदि माइनस करते हैं तो इस निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोकुलाम। इसे आवेश की योज्यता का नियम कहेंगे। योज्यता के नियम में क्या लिखना है, कोई एक निकाय लें, उस निकाय के अंदर यदि कई सारे स्थिर बिंदुवत आवेश विद्यमान हैं तो निकाय का कुल आवेश सभी स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होगा, तुल्य होगा। जो आवेश धनात्मक है उसको धनात्मक लिखना है, जो आवेश ऋणात्मक है उसको ऋणात्मक लिखना है, और इन सबका योग कर देंगे तो इस प्रकार से आवेश की योज्यता का क्या होगा, नियम कहलाएगा। दूसरा जो मूलभूत गुणधर्म है वो है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण नियम की यदि बात करें तो निकाय का कुल आवेश सदैव क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। यहां से जैसे एक विलगित निकाय लिया, दूसरा विलगित निकाय लिया, ये 2 धनात्मक 2 ऋणात्मक आवेश हैं, यहां भी 2 धनात्मक और 2 ऋणात्मक आवेश हैं। ये दोनों निकायों के घर्षण से पूर्व की स्थिति हो गई। घर्षण से पूर्व कुल धनात्मक आवेश की मात्रा कितनी है, 4 है, कुल ऋणात्मक आवेश की मात्रा भी कितनी है, 4 है। इसके बाद जब इनको घर्षित किया जाएगा तो घर्षित करने पर मान लिया पहले निकाय से दूसरे निकाय में एक ऋणात्मक आवेश का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। ये ऋणात्मक आवेश यहां पहुंच गया। तो अब यहां इन दोनों निकायों की यदि बात करें तो दोनों निकायों में कुल धनात्मक की मात्रा कितनी है, 4 है, 1 2 3 और 4, और कुल ऋणात्मक की मात्रा भी कितनी हो जाएगी, यहां पर 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से घर्षण से पूर्व दोनों निकायों का कुल धनात्मक और कुल ऋणात्मक आवेश एक समान है, और घर्षण के बाद भी दोनों निकायों का कुल धनात्मक और कुल ऋणात्मक आवेश कैसा है, एक समान है। तो यह प्रक्रिया कहलाएगी आवेश संरक्षण का नियम। यानी आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। केवल जो आवेश होगा वो किसी एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित हो सकता है। इसे कहेंगे आवेश संरक्षण का नियम। और आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है, उसको ना नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे घर्षण से पूर्व 2 निकाय हैं, दोनों निकाय में धनात्मक आवेश 2-2 है और ऋणात्मक आवेश भी कितने, 2-2 है। कुल धनात्मक आवेश कितना हो गया, 4, कुल ऋणात्मक आवेश कितना हो गया, 4। इसी प्रकार से घर्षण जब किया तो घर्षण के बाद पहले निकाय से एक ऋणात्मक आवेश निकलकर दूसरे निकाय में प्रवेश कर गया। तो इस प्रकार से दोनों निकायों का कुल धनात्मक आवेश यहां भी कितना है, 4 है, और कुल ऋणात्मक आवेश यहां भी कितना है, 4 है। तो आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही आवेश को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। केवल आवेश जो होगा उसको किसी एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे कहेंगे आवेश संरक्षण का नियम। तीसरा आएगा आवेश के क्वांटीकरण का नियम। आवेश के क्वांटीकरण की यदि बात करें तो एक निकाय लिया और यह दूसरा निकाय है, किसी एक निकाय से दूसरे निकाय में आवेश का स्थानांतरण पूर्ण संख्यात्मक मान के रूप में होता है। आवेश यहां पर इलेक्ट्रॉन या ऋणात्मक आवेश के रूप में स्थानांतरित होगा। जैसे ही अपने पास 2 धनात्मक है और 2 ऋणात्मक है, यहां पर भी 2 धनात्मक और 2 ऋणात्मक है, लेकिन यहां से निकलकर जैसे यहां से ऋणात्मक आवेश इधर गया तो इस कंडीशन में निकलने पर ऋणात्मक आवेश या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन यहां पर पूर्ण संख्यात्मक मान के रूप में क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे।
यदि यहां से यहां एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, यहां से यहां 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1.2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाए। ये केस यहां पर गलत होगा। 1 इलेक्ट्रॉन संभव है, 2 इलेक्ट्रॉन संभव है, 3 इलेक्ट्रॉन संभव है, या एक n इलेक्ट्रॉनों का जाना एक निकाय से दूसरे निकाय में क्या होगा, संभव होगा। यानी इलेक्ट्रॉन का निकाय या किसी एक निकाय से दूसरे निकाय में इलेक्ट्रॉन का या ऋणात्मक आवेश का जो स्थानांतरण होगा वो एक पूर्ण संख्यात्मक मान के रूप में क्या होगा, संभव होगा। ठीक है, तो यहां से जैसे मान लिया n इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में इस पर जो आवेश आएगा वो q बराबर क्या आएगा, प्लस n ही आएगा, और उस पर आवेश क्या आ जाएगा, q बराबर माइनस क्या आ जाएगा, ne आ जाएगा। इसे कहेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश हमेशा क्वांटीकृत होता है, उसको सतत रूप से स्थानांतरित करना संभव नहीं है, विविक्त रूप में उसका स्थानांतरण होगा। और आवेश जो सबसे छोटी इकाई के रूप में स्थानांतरित होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के तुल्य आवेश होगा, यानी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम जो आवेश है वो किसी एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित होना संभव होगा, या उसके पूर्ण गुणज के रूप में ही आवेश का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। यह आवेश का तीसरा मूलभूत गुणधर्म है। तो आवेश का पहला मूलभूत जो गुणधर्म है वो तो है आवेश की योज्यता का नियम, दूसरा मूलभूत गुणधर्म है आवेश के संरक्षण का नियम, तीसरा मूलभूत गुणधर्म है आवेश के क्वांटीकरण का नियम। तो फिजिक्स फर्स्ट के पहले चैप्टर स्थिर विद्युत्की में इन 6 टॉपिक्स का अध्ययन किया है। पहला स्थिर विद्युत्की, दूसरा उदासीन या विलगित निकाय, तीसरा घर्षण विद्युत, चौथा आवेश की परिभाषा, पांचवा है आवेश के सामान्य गुणधर्म, और छठा है आवेश के मूलभूत गुणधर्म। इन 6 निकायों से संबंधित जो थ्योरी है वो मैंने यहां पर बता दी है। इनसे संबंधित जो नोट्स हैं वो अपनी नोटबुक में लिखने का कष्ट करें, और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो विद्यालय प्रबंधन से या मेरे से कांटेक्ट करने का प्रयास करें। धन्यवाद।